हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। कल हमने बीए फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन 1 सब्जेक्ट के राजनीति सिद्धांत का क्वेश्चन किया था। फॉर प्राइवेट स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार ये पेपर में डालती है चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो या ये लगाओ, जो क्वेश्चन मैं आज आपको कराने जा रही हूँ वो आपके पेपर में आपको मिलेगा। तो कल हमने यहाँ तक इसका पढ़ लिया था। फर्स्ट जो पार्ट था ना, उसके 3 पॉइंट से हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए थे। चलिए आज हम नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट हमारा है सरकार का अध्ययन, मतलब गवर्नमेंट की स्टडी करना, सरकार का अध्ययन करना। राज्य के 4 मूल तत्वों में से सरकार एक तत्व है। राज्य अमूर्त और सरकार मूर्त है। मतलब राज्य अमूर्त है, मतलब राज्य पूरा दिखता नहीं है, लेकिन वहाँ पर काम करने वाली गवर्नमेंट जो है, वहाँ की जो सरकार है वो दिखती है, इसलिए वो मूर्त है। सरकार के बिना राज्य के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मतलब जहाँ पे सरकार नहीं होगी ना, वहाँ पे कैसे हम मान सकते हैं कि यहाँ पे राज्य है, क्योंकि राज्य को मूल रूप से जन्म देने का मुख्य कार्य कौन करती? सरकार करती है। जिस प्रकार से किसी कंट्री का, किसी देश का निर्माता उसका संविधान होता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक उसी प्रकार से किसी स्टेट के जन्म को लेकर अगर हम बात करें तो किसी स्टेट का जन्म कब होता है? जब उस देश की गवर्नमेंट उसके लिए काम करती है, यानी कि उसकी सरकार उस राज्य के लिए काम करती है। उसके बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती अगर सरकार वहाँ पे ना हो, क्योंकि सरकार ही राज्य का एक ऐसा तत्व है, सरकार राज्य का एक ऐसा तत्व है जो राज्य की इच्छा को व्यक्त करता है। मुख्य रूप से सरकार बताती है कि भाई इस राज्य के लोगों को ये दिक्कत है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर निकाल दिया जाए तो ये राज्य विकसित हो सकता है, अगर ये पॉलिसी यहाँ पे लाई जाए तो यहाँ के लोग इसको अपनाकर आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे कार्यों को करने के लिए राज्य को सरकार की जरूरत पड़ती है। मतलब बिना सरकार के हम एक अच्छे राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से एक बच्चा स्कूल में जाता है, अगर वहाँ पे शिक्षक ना हो तो पढ़ाई की कल्पना नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार से किसी राज्य में अगर गवर्नमेंट ही उपस्थित नहीं है, मतलब गवर्नमेंट की प्रेजेंट अगर एक स्टेट के अंदर नहीं है, तो वह एक अच्छा राज्य नहीं बन सकता है, या वो अपना विकास, अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? राजनीतिक सिद्धांत के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हुए थर्ड पॉइंट हमारा आता है शक्ति का अध्ययन, मतलब स्टडी ऑफ पावर। मुख्य रूप से राजनीतिक सिद्धांत शक्ति पर ही आधारित है। यहाँ जहाँ कहीं पर भी राजनीति है वहाँ पर ही शक्ति दिखती है। मतलब जहाँ पे भी पॉलिटिकल का कोई सिस्टम या कोई ब्यौरा चल रहा होता है ना, वहाँ पे पावर का सबसे बड़ा हाथ होता है। शक्ति को कई रूपों में बांटा जा सकता है। मतलब पावर्स का ऐसा तो है नहीं कि भाई एक व्यक्ति के पास पावर हो। जैसे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी पावर केवल उनके पास ही नहीं है, बल्कि उनकी पावर कई पार्टों में, कई काइंड्स में डिवाइड की गई है। ठीक उसी प्रकार से राजनीतिक सिद्धांतों का जब हम अध्ययन करते हैं, जब उनकी पावर की स्टडी करते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो पावर है, जो शक्ति है, वो कई भागों में बांटी गई है। जैसे मान सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक शक्ति मतलब पॉलिटिकल पावर होगी, आर्थिक शक्ति जैसे इकोनॉमिकल पावर होगी, जनमत की शक्ति जैसे वोटिंग पावर होगी, सैनिक शक्ति जैसे सोल्जर पावर होगी, वही सैनिक हमारे लिए कार्य करते हैं, सीमाओं पर खड़े होते हैं, हमारे बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं, तो शक्ति का वो बंटवारा हो जाता है। राष्ट्रीय शक्ति होगी, मुख्य रूप से जो नेशनल पावर होती है ना, वो सबसे मेन मुद्दा निभाती है किसमें? हमारे राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन के रूप में। चलिए गाइज, अब हम फोर्थ पॉइंट को देखते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या बताता है? नीति निर्माण प्रक्रिया। इसमें उन सभी साधनों का अध्ययन किया जाता है जो शासन की नीति निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्य रूप से राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करने के दौरान हम किस चीज़ का ज़्यादा अध्ययन करते हैं? नीति निर्माण प्रक्रिया। अगर हम कोई स्कोप लेके आते हैं या भी कोई क्षेत्र बनाना चाहते हैं, तो उससे पहले हमें उसकी नीति बनानी पड़ती है। जिस प्रकार से एक मकान को बनाने के लिए पहले उसकी जगह देखनी पड़ती है, फिर उसकी नींव बनानी पड़ती है, फिर ये बताना पड़ता है कि भाई इस एरिए में ये यहाँ पे मकान आना है, इसका रूम का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार बड़ी बड़ी बिल्डिंग को बनाने के लिए एक इंजीनियर उसका स्ट्रक्चर तैयार करता है ना, ठीक उसी प्रकार से किसी भी राजनीतिक सिद्धांत को निर्माण करने से पहले, सिद्धांत को बनाने से पहले उसकी नीति निर्माण की प्रक्रिया पर भी ध्यान देना होता है। आशा है कि गाइज आपको मेरे समझाए हुए तरीके से आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि भाई मैं अच्छे से इसको डीपली तरीके से एक्सप्लेन करूं, ताकि मेरे से पढ़ने वाला कोई भी स्टूडेंट पीछे ना रहे।
आशा है आप ध्यान से सुन रहे होंगे। आगे क्या है, राजनीतिक विद्वान हर उस बात में रुचि रखते हैं जो शासन के नीति निर्माण तत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुख्य रूप से हमारी जो पॉलिटिकल थ्योरी है, राजनीति है, उसमें बहुत सारे विद्वान हुए हैं। तो उनकी मुख्य रूप से इंटरेस्टिंग थ्योरी क्या है, इंटरेस्टिंग उनका सिद्धांत क्या है, इंटरेस्टिंग रुचि क्या है उनकी रुचि इस क्रिया के प्रति है कि भाई नीति निर्माण को किस तरीके से हम लागू करें जिससे जो राजनीतिक सिद्धांत हैं वो अधिक से अधिक लोगों की समझ में आए। जैसे कि विधान पालिका है, हमारी सरकार जो है ना विधान पालिका को बनाती है। विधान पालिका क्या करती है गाइस, विधान पालिका ना कानून बनाती है। फिर कार्यपालिका आती है, कार्यपालिका क्या करती है, जो विधान पालिका कानून बनाती है ना उन कानूनों को कार्यपालिका को दे दिया जाता है। कार्यपालिका उनके ऊपर वर्क करती है कि भाई जो कानून सरकार ने अभी अप्लाई किया है ना उस कानून को कौन कौन मानने लग रहे हैं। फिर आता है न्यायपालिका, न्यायपालिका क्या करती है, मान लिया विधान पालिका ने कोई लागू किया कोई कानून, फिर कार्यपालिका उसके ऊपर कार्य करने लगी। अगर कार्यपालिका उसके ऊपर कार्य कर रही है तब किसी व्यक्ति के अधिकार का हनन हो जाता है ना, तो फिर न्यायपालिका के ऊपर वो काम आ जाता है। मान लिया किसी व्यक्ति को, एक गरीब व्यक्ति है, उसको वोट नहीं डालने दिया तो उसका वो मेन अधिकार था, अभी वोट से उसको वंचित किया, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी अपील दर्ज कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दर्ज करे कि मेरा जो अधिकार था वो मुझसे छीना गया है। तब उसके बाद न्यायपालिका अपना कार्य करती है, यानी उसको न्याय दिलाने का मेन कार्य न्यायपालिका करती है। कानून बनाना विधान पालिका का काम है, उन कानूनों के ऊपर कार्य करना कार्यपालिका का है, और फिर न्यायपालिका उनको न्याय दिलाती है जिनके साथ अन्याय होता है। ठीक है, तो चलिए गाइस अब फिफ्थ ऑप्शन क्या है हमारा, फिफ्थ पॉइंट ये है मानवीय व्यवहार का अध्ययन। मतलब मानवीय व्यवहार कैसा है उसके ऊपर स्टडी करना। राजनीतिक सिद्धांतों में व्यक्ति के मानवीय व्यवहार का भी वर्णन किया जाता है, मतलब मानव का व्यवहार कैसा है उसका अध्ययन किया जाता है। इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्ति जो कुछ भी करता है उसके पीछे जो प्रेरणाएं कार्य करती हैं उसका अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में आता है। मुख्य रूप से अगर कोई बच्चा है या कोई स्टूडेंट लगा वो कुछ करना चाहता है, जैसे आप जैसे बच्चे हो गए या फिर किसी और स्टूडेंट हो गया, अगर वो पढ़ना चाहता है, अगर सही डायरेक्शन में उसको मोटिवेशन मिलती रहे ना, मोटिवेट वो करता रहे कोई और व्यक्ति उसको, तो वह सही रास्ते पर लग जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर मानव व्यवहार के अंदर कुछ ऐसा अध्ययन करा दिया जाए जिससे लोगों का इंटरेस्ट राजनीति के प्रति ज़्यादा हो तो वो काम कर जाएगा। मतलब जैसे मोटिवेशन है, जिस प्रकार एक स्टूडेंट को अच्छी तरीके से चलाने के लिए उसके पीछे एक प्रेरणा स्रोत होना जरूरी है, उसको रास्ता दिखाने वाला। ठीक उसी प्रकार से अगर हमारे मानव जाति को कोई रास्ता दिखाने वाला हो, बता दे भाई राजनीति हमारे लिए इतनी ज़रूरी है, आपके वोट हमारे लिए इतने ज़रूरी हैं, तो शायद उसके व्यवहार के अध्ययन करने से हमें इसके ऊपर डेवलपमेंट करने का एक अवसर मिल जाता है। किसके ऊपर, राजनीतिक सिद्धांत के ऊपर। आशा है कि गाइज आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छे से समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करना। नारीवाद, पारिवारिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप सीमाओं के अंदर रहकर ही किया जाता है। मतलब नारीवाद से हमें पता चलता है भाई लेडीज़ से रिलेटेड भी हो रहा है कोई। पारंपरिक मामलों में सरकार का हस्तक्षेप कब होता है, कुछ लिमिट्स में होके, कुछ सीमाओं के अंदर रह के ही किया जाता है, क्योंकि हमारे देश में, कंट्री में जो नारी शक्ति है ना, जो वुमेन्स पावर, वो बहुत ज़्यादा सक्रिय है। विश्व में लंबे समय से नारी का शोषण व दमन होता आया है। मतलब पुराने समय में क्या होता था, नारी के साथ बड़ी शोषण किया जाता था, उसका दमन किया जाता था, उसको कहीं पे बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। मतलब हर प्रकार से उसके ऊपर पाबंदी थी, निरंकुश लगा दिया था उसके ऊपर। 1970 के दशक में क्या हुआ कि नारी की स्थिति को सुधारने की तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया गया। भाई समाज में बहुत से सुधारक हुए हैं ना, तो उन्होंने ध्यान दिया कि भाई नारी की जो स्थिति है ना, शोषण से भरी हुई है, उसका दमन होता है, जहाँ भी जाती है वहीं पे उसका शोषण किया जाता है, तो क्यों ना उसकी स्थिति को में थोड़ा सा सुधार ला जाए। हमारे विचारकों ने कुछ ऐसा किया 1970 के दशक के करीब। नारी की स्थिति को सुधारने के लिए जो पश्चिमी लोग थे ना, उन्होंने अनेक से सुधार किए और नारी को एक ताकत के रूप में उभार कर लेके आ, मतलब वुमेन्स पावर सबसे ऊपर निकल के आ गई। उसके बाद आता है गाइस सेवंथ पॉइंट क्या है, सकारात्मक व नकारात्मक पक्ष, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव रे। तो क्या होता है, सकारात्मक पक्ष तो आप जानते हो, जो सबके लिए अच्छा हो वो पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता है, जो अच्छा ना हो वो नकारात्मक पक्ष होता है। तो गाइस इसमें क्या है कि राजनीतिक सिद्धांत में केवल सकारात्मक पक्ष का ही अध्ययन नहीं किया जाता,
बल्कि नकारात्मक पक्ष का ही भी अध्ययन किया जाता है। अगर हम कोई मान लिया कोई पॉलिसी लागू की, अगर हम केवल उसकी अच्छाई देखें ना कि भाई इससे ये अच्छा होएगा, इससे ये अच्छा होएगा, और ये देखें ही ना कि भाई इससे नुकसान क्या होने वाला है, तो आगे जाके ना वो पॉलिसी थोड़ी दिक्कत दे सकती है, क्या पता क्या प्रॉब्लम वो क्रिएट कर दे। तो इससे अच्छा क्या है, हम कोई भी पॉलिसी लागू करें तो उसके पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को भी ज़्यादा ध्यान में दें, ताकि हमें आगे जाके कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। आगे क्या है कि मुख्य रूप से राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के रूप में विद्वान राजनीति के सकारात्मक व नकारात्मक पक्ष दोनों की कसौटियों पर राज्य के राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। मुख्य रूप से राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन ना एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से होता है। मान लिया पॉजिटिविटी तरीके से किस प्रकार से, मान लिया वोट देने का अधिकार भाई हर एक व्यक्ति के पास हो, हर एक घर से, हर एक व्यक्ति से, हर एक जन से वोट डाला जाए, ताकि उसके वोट का अच्छे तरीके से यूज हो। यूँ नहीं कि भाई जो गरीब व्यक्ति है वो वोट ही ना डाले और जो अमीर व्यक्ति उसको वोट डालने दिया जाए। तो हमें राजनीतिक सिद्धांत को अगर डेवलप करना है हमारे समाज में, तो उससे बेहतर तरीका कोई नहीं हो सकता जब हम पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों तरीके के विचारों को लेके उसका कंक्लूजन निकालते, उसका निष्कर्ष निकालते हैं। अगर हम कोई पॉलिसी लागू करें, हमें पता चल जाए भाई ये पॉलिसी ना इतना तो हमें बेनिफिशियल करेगी, इतना प्रॉफिट देगी और इतना ये लॉस देगी, तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि भाई एक ईयर के एंडिंग में हमें कितना प्रॉफिट होना है, कितना लॉस होना है। अगर हम भविष्य के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोच के ही नहीं चलेंगे तो हम कैसे आइडिया लगा सकते हैं कि भाई नुकसान कितना होगा और फ़ायदा कितना होगा। तो इसलिए किसी भी राजनीतिक सिद्धांत को अध्ययन करने के लिए, उसके विकास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके पॉजिटिव पॉइंट को अलग करना, नेगेटिव को अलग करना, और फिर उसकी देख परख करना भाई कितने लोग इससे सहमत हैं, कितने सहमत नहीं हैं। चलिए गाइज, इससे आगे वाले पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा है कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।